हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद आप ठीक होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। पिछले लेक्चर में हमने रासायनिक संयोजन के नियम पढ़े। आज हम पढ़ेंगे जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में। जॉन डाल्टन ने सन 1808 में परमाणु के ऊपर सबसे पहली थ्योरी दी। उसके बाद तो बहुत सारी थ्योरीज आई सॉरी उसके बाद बहुत सारी थ्योरीज आई, जैसे बोर्स एटॉमिक थ्योरी आई, बोहर का परमाणु मॉडल आया, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आया, थॉमसन का परमाणु मॉडल आया। बहुत सारे मॉडल्स दिए गए, लेकिन सबसे पहले अगर परमाणु के ऊपर किसी ने बात करी थी तो वो जॉन डाल्टन ने कर दी सन 1808 में। और ये मॉडल लगभग 100 साल तक आगे चला भी, 100 साल तक। और आज भी इसके कुछ पॉइंट्स एक अचीवमेंट है, आज भी इसके बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो अचीवमेंट्स है। इसलिए इस थ्योरी को हटाया नहीं गया, इस थ्योरी को गलत नहीं कहा गया, बल्कि इस थ्योरी में कुछ संशोधन किए गए, कुछ बदलाव किए गए कि भाई बस ये पॉइंट गलत है, बाकी पॉइंट तो सारे ठीक है। समझ रहे हो बात को? बहुत अच्छे। इस थ्योरी के बारे में हम असल में डिस्कस क्या करते हैं उसे आज हम पढ़ेंगे। ये थ्योरी परमाणु के ऊपर है, लेकिन इन्होंने रासायनिक संयोजन के नियम को आधार मानकर ही परमाणु के ऊपर कुछ पोस्टुलेट दिए थे। हाँ, रासायनिक संयोजन के नियम को आधार मानकर ही इन्होंने क्या करे, कुछ पोस्टुलेट दिए। सबसे पहली बात इन्होंने क्या कहा कि जो एटम्स होता है ना, परमाणु होता है, वो अति सूक्ष्म कण होता है, सबसे छोटा कण। मतलब मेरे पास ये पेन है, जब मैं इसको तोड़ता जाऊंगा करोड़ों अरबों खरबों के टुकड़े कर दूंगा, तो वो जो सबसे छोटा टुकड़ा आएगा, सबसे छोटा टुकड़ा जिसे उसके बाद मैं तोड़ नहीं सकता, वो इसका परमाणु कहलाएगा। यानी कि परमाणु क्या होता है, अति सूक्ष्म कण होता है। मसलन हमारी बॉडी आप जानते हो सेल से मिलकर बनी होती है, और सेल क्या होती है, सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई। ऐसे परमाणु भी क्या होता है, किसी भी द्रव्य का वो सबसे छोटा भाग जिस आगे की ओर हम नहीं तोड़ सकते और छोटा नहीं कर सकते, उसे हम परमाणु कहते हैं। दूसरी बात इन्होंने कही कि जो अति सूक्ष्म कण है ना, ये अविभाज्य है। मैंने बताया ना, इंडिविजुअल है, जिस आगे की ओर हम नहीं तोड़ सकते। और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा भाई जो परमाणु होता है वो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। यानी कि जो केमिकल रिएक्शन होती है ना, उसके अंदर क्या होता है, ये सबसे छोटा कण ही भाग लेता है, परमाणु भाग लेता है। जैसे मसलन हमारे पास कार्बन प्लस ऑक्सीजन है, आपस में क्रिया करते हैं बेटा, कार्बन और ऑक्सीजन, और क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पर कार्बन का एक एटम भाग लेगा और यहां पर ऑक्सीजन का एटम भाग लेगा। यहां पर कार्बन का एटम और यहां पर ऑक्सीजन का एटम, तब जाके क्या बनेगा बेटा, CO2 अणु बनेगा। तो यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या भाग लेते हैं, परमाणु पार्टिसिपेट करते हैं, परमाणु भाग लेते हैं। तो इन्हीं थ्योरी को आज हम इस थ्योरी को आज हम समझेंगे, और इसके अंदर हम क्या क्या बात करने वाले इस थ्योरी के अंदर, हाँ, उन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। जैसे यहां बात करेंगे हम जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सीमाएं भी पढ़ने वाले हैं, और डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में संशोधन, क्या बदलाव किए गए, इस चीज को भी हम देखेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है आज का, ये जो टॉपिक है, इसके ऊपर जो नीट 2025 यानी कि नीट 2025 में क्वेश्चन आया, उसे भी आज हम देखने वाले हैं। ठीक है बेटा, चलिए पढ़ते हैं इस थ्योरी को आगे की ओर। एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे और एक एक पॉइंट को समझाएंगे आपको। सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है, ध्यान से सुनना। सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है, ध्यान सुनो। रासायनिक संयोजन, संयोग नहीं है बेटा, ये संयोजन है, रासायनिक संयोजन। मैं इसको लिख रहा हूं, रासायनिक संयोजन। रासायनिक संयोजन के नियमों के आधार पर डाल्टन ने सन 1808 में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया। सन 1808 में रासायनिक संयोजन के नियम पर एक सिद्धांत दिया, जिसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहा गया। क्लियर है बात बेटा? बहुत अच्छा। इस सिद्धांत के मुख्य बिंदु निम्नलिखित है। इसके कुछ पोस्टुलेट है, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखो बेटा, सबसे पहला पॉइंट देखो, इसे संयोजन कर लेना। सबसे पहला पॉइंट, द्रव्य अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। जो मैटर होता है, जैसे ये
जैसे मैं, जैसे आप, जैसे मेज, जैसे कुर्सी, जैसे पेंसिल, जितने भी मेटल्स है, जितने भी द्रव्य हैं, द्रव्य के बारे में पढ़ा है हमने, सबसे पहला लेक्चर यही था। तो द्रव्य अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। उन अति सूक्ष्म को हम क्या बोलते हैं बेटा? परमाणु कहते हैं। प्रत्येक तत्व का परमाणु अविभाज्य होता है, इंडिविजुअल होता है। प्रत्येक तत्व का जो परमाणु होगा, जितने भी एलिमेंट्स, जैसे कार्बन है, कार्बन एलिमेंट, तो उस कार्बन का जो कार्बन परमाणु होगा ना, वो इंडिविजुअल होगा, उसे आगे की ओर हम नहीं तोड़ सकते, अविभाज्य होता है। अर्थात परमाणु के और अधिक छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते, उससे छोटा टुकड़ा नहीं किया जा सकता। बात समझ में? पहला पॉइंट समझ में? हाँ, क्या कहता है? द्रव्य अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु तत्व, प्रत्येक तत्व का परमाणु जो होता है वो अविभाज्य होता है, मतलब परमाणु के और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। क्लियर है बात? चलिए दूसरा पॉइंट देखो बेटा। दूसरा पॉइंट, किसी तत्व के सभी परमाणु, किसी भी तत्व के सभी परमाणु द्रव्यमान, आकार तथा गुणों में समान होते हैं। इस पॉइंट को समझो बेटा। मसलन मेरे पास क्या है? मेरे पास ये एक टुकड़ा है। किसका टुकड़ा है? मान लो ये सोडियम का टुकड़ा है बेटा, सोडियम का। अब सोडियम का जो टुकड़ा है उसके अंदर बहुत सारे सोडियम के एटम्स होंगे, बहुत सारे। इस टुकड़े के अंदर लाखों करोड़ों एटम्स होंगे। तो मैं एटम्स बना रहा हूं, एक एटम, दो एटम, 3, 4, 5, ये तो करोड़ों एटम्स होंगे, लेकिन मैं कुछ एटम्स बना रहा हूं टुकड़े के अंदर। ठीक है बेटा, ये सोडियम के एटम्स है। ये क्या है? सोडियम परमाणु, सोडियम परमाणु बेटा, ये सोडियम परमाणु। आ रही है बात समझ में? बहुत अच्छा। तो ये कहता है कि किसी भी तत्व के जो सभी परमाणु है ना, ये जितने भी एटम्स है, यहाँ पर जितने भी परमाणु है, वो द्रव्यमान में इनका, भाई इसका जो मास होगा, सोचें, इस एटम का जो द्रव्यमान होगा वही द्रव्यमान इसका होगा। समझ रहे बात को? वही द्रव्यमान इसका होगा। तो किसी तत्व के सभी परमाणु जो होते हैं, जितने भी यहाँ पर एटम्स है, वो द्रव्यमान, आकार भी सेम ही रहेगा। जो आकार इसका वही आकार इसका, वही आकार इसका, वही आकार इसका, हर एक एटम का आकार भी सेम रहने वाला है। गुणों में समान होते हैं, गुण भी, प्रॉपर्टी भी सेम होगी। जो गुण इस एटम का होगा वही गुण इस एटम का होगा, वही गुण इस एटम का होगा। समझ रहे बात को? तो किसी तत्व के सभी परमाणु द्रव्यमान, आकार और गुणों में क्या होते हैं? समान होते हैं। दूसरी बात वो क्या कहता है? तीसरी बात, अलग अलग तत्वों के परमाणु द्रव्यमान, आकार और गुणों में भिन्न भिन्न होते हैं। अगर बेटा एक बार तो मैंने ले लिया सोडियम का एटम, एक ले लिया मैंने यहां पर, यहीं पे दिखा देता हूं, ये मैग्नीशियम का ले लिया मैंने। किसका बेटा? मैग्नीशियम का। ये मैग्नीशियम का है, ये किसका है? मैग्नीशियम का, Mg का। तो ये जो एटम होगा ना बेटा, ये भार में इस एटम के भार की तुलना में या तो भारी होगा या फिर हल्का होगा। यानी कि मैग्नीशियम और सोडियम के एटम्स का जब कंपैरिजन करेंगे तो भाई वो एटम्स भार में भी अलग अलग होंगे, आकार में भी अलग अलग होंगे, साथ में उनके गुण भी क्या होंगे? अलग अलग होंगे। तो सोडियम के परमाणु की प्रॉपर्टी अलग होगी, मैग्नीशियम के परमाणु की प्रॉपर्टी अलग होगी। इसका वेट अलग होगा, इसका वेट अलग होगा, द्रव्यमान मतलब इनका द्रव्यमान अलग होगा, उसका द्रव्यमान अलग, इसके परमाणु का आकार अलग होगा, उसके परमाणु का आकार अलग होगा। तो अगर मैं बात करूं, अलग अलग तत्वों के परमाणु जो होते हैं ना, वो द्रव्यमान, आकार और गुणों में भी क्या होंगे? अलग अलग होंगे। ये बात जॉन डाल्टन ने कही। बात समझ में आ रही है? बहुत अच्छा। चौथा पॉइंट क्या कहा जॉन डाल्टन ने? इसको देखें बेटा, चौथा पॉइंट क्या कहा इन्होंने? कहा परमाणु को किसी रासायनिक प्रक्रिया द्वारा, इंपोर्टेंट पॉइंट से, परमाणु को किसी रासायनिक प्रक्रिया द्वारा ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उस केमिकल रिएक्शन में ना तो हम परमाणु को बना सकते हैं और ना ही हम परमाणु को नष्ट कर सकते हैं। जैसे मसलन मेरे पास
यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा CO2। आप यहां देखो, यहां पर कौन सा एटम था, कार्बन, अरे था ना, ये रहा, तो इधर भी तो कार्बन ही है, जितने एटम्स इधर है उतने एटम्स उधर है। यहां पर कौन है, ऑक्सीजन, तो इधर भी तो भाई ऑक्सीजन ही है। तो ना तो एटम्स को हम बना सकते, ऐसे थोड़ी कि कार्बन इधर आके नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो गया NO2 बन जाएगा, ऐसा पॉसिबल है बताओ कि कार्बन और ऑक्सीजन की क्रिया कराई हमने और क्या बना लिया, NO2 बना लिया। इसका मतलब जानते हो अगर NO2 बन जाए कि आपने एक नया एटम बना लिया, नया एटम बना लिया और यहां से एटम को खत्म कर दिया, कार्बन को नष्ट कर दिया। ऐसा पॉसिबल बेटा नहीं है। ना तो परमाणु को हम बेटा बना सकते हैं और ना ही परमाणु को हम नष्ट कर सकते हैं। अगर कार्बन यूज कर रहे हो तो उधर भी कार्बन ही होगा, अगर ऑक्सीजन यूज कर रहे हो तो उधर भी ऑक्सीजन ही होगा। क्लियर है बात? हाँ, ये बात तो हमने कहां देखा था बेटा, द्रव्यमान संरक्षण के नियम में। द्रव्यमान संरक्षण के नियम में भाई वो क्या कहता है द्रव्यमान संरक्षण के, कि आप द्रव्यमान को ना तो नष्ट कर सकते हैं और ना ही द्रव्यमान को बेटा बना सकते हैं, कंजर्व रहता है द्रव्यमान। यानी कि अभिकारकों का कुल द्रव्यमान किसके बराबर होगा, उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होगा। ये भी तो वही बात कह रहा है, ये भी तो वही बात कह रहा है। यहां पर एटम की बात हो रही है कि हम एटम को न बना सकते न नष्ट कर सकते, वहां द्रव्यमान की बात हो रही है। वहां द्रव्यमान भी तो एटम का ही था बेटा। जब एटम को हम खत्म नहीं कर सकते, अगर मान लीजिए इस कार्बन का भार 12 ग्राम है तो इधर भी तो कार्बन का भार 12 ग्राम होगा। अगर इस कार्बन का भार 12 ग्राम है तो इधर भी तो 12 ग्राम है। तो हमने देखो द्रव्यमान को भी खत्म नहीं करा, एटम्स भी नहीं खत्म हुए। तो ये किसको बताता है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि करता है। ये बात समझ में आ गई होगी बात आपको। चलिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि परमाणुओं को किसी रासायनिक प्रक्रिया द्वारा ना तो हम नष्ट कर सकते हैं और ना ही बना सकते हैं। क्लियर है? आगे देखो नेक्स्ट पॉइंट, परमाणुओं में सूक्ष्मतम कण जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। मैंने आपको बताया था कि जो परमाणु होता है वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। जो सबसे छोटा कण है ना, सूक्ष्मतम कण परमाणु, वो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, यानी कि वही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। छठा पॉइंट देखो, यौगिक बनाने के लिए जब कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, मान लीजिए कार्बन और ऑक्सीजन क्रिया करके CO2 बना रहे हैं, तो ये CO2 अणु भी है और इसे हम यौगिक भी बोल सकते हैं। इसे हम क्या बोल सकते हैं, यौगिक, राइट। हाँ, तो यौगिक बनाने के यानी कि CO2 बनाने के लिए तत्व के परमाणु, ये जो तत्व है ना, इनके परमाणु सरल अनुपात में संयोग करते हैं, सिंपल रेशियो में संयोग करेंगे, सरल अनुपात में। हाँ, इनके परमाणु किसमें, सरल अनुपात। देखो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है तो यहाँ एटम्स का अनुपात क्या है, एक तो कार्बन का है और 2 ऑक्सीजन का है। जैसे मान लीजिए मैं यहां पर H2 प्लस O2 से क्रिया कराऊं तो H2 बनेगा, क्या बनेगा, H2। किस अनुपात में, यहां पर H2 के अंदर 2:1 में। परमाणु का जो अनुपात है वो कितना है, 2:1। संयोग किस अनुपात में करें, 2:2 में। संयोग किस अनुपात में करें, 1:2 में। सुनो, फिर से सुनो, यौगिक बनाने के लिए, कंपाउंड्स बनाने के लिए तत्व के परमाणु सरल अनुपात में संयोग करते हैं। पता चल गया होगा आपको, समझ में आ गई होगी आपको बहुत अच्छे से। चलिए आगे चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसी पॉइंट्स के ऊपर नीट 2025 में क्वेश्चन आया है, ये जो अभी मैं बोल रहा हूं, ध्यान देखो। डाल्टन ने इस सिद्धांत से रासायनिक संयोजन के नियमों की व्याख्या की जा सकी। डाल्टन के सिद्धांत से किसके नियम की व्याख्या की जा सकी बेटा, रासायनिक संयोजन के नियम की। जो मैंने अभी बताया आपको कि भाई गुणित अनुपात के नियम की व्याख्या की जा सकी, स्थिर अनुपात के नियम की व्याख्या की जा सकी और द्रव्यमान संरक्षण के नियम की व्याख्या की जा सकी। किस नियम की व्याख्या नहीं की जा सकी, यद्यपि इससे गैसीय आयतनों के नियम, गैसीय आयतनों का नियम, ये कौन सा नियम था, ये था गैलुसैक का गैसीय आयतन संबंधी नियम। गैलुसैक का गैसीय आयतन संबंधी नियम, हाँ, की व्याख्या नहीं की जा सकी। हाँ, याद रखना, जॉन डाल्टन कौन सा रासायनिक संयोजन की व्याख्या नहीं करता है बेटा, तो आपको पता होना चाहिए गैलुसैक का गैसीय आयतन संबंधी नियम की व्याख्या नहीं करता है। इसी पॉइंट पर
नीट 2025 में क्वेश्चन आया हुआ, कराएंगे उसके बाद वही करेंगे। अभी फिलहाल यहां देखिए क्या कहता है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुप्रयोग। ध्यान से देखो, इस सिद्धांत ने रासायनिक संयोजन के नियमों जैसे स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को वैज्ञानिक रूप से समझने में मदद करी। इन नियमों को समझने में वैज्ञानिक रूप से हेल्प करी सिद्धांत ने। और क्या भाई, इससे यह स्पष्ट हुआ कि द्रव्य एक निश्चित संरचना का पालन करता है। क्या स्पष्ट हुआ बेटा? इससे यह स्पष्ट हुआ कि द्रव्य जो है, जो मैटर है, वो एक निश्चित संरचना का पालन करता है। उसकी संरचना क्या होती है? निश्चित होती है। क्लियर है बात? समझ में आ रही है बात? बहुत अच्छा। चलिए, ये कुछ पॉस्टुलेट थे जॉन डाल्टन के। अब ध्यान से देखो, नीट 2025 का क्वेश्चन क्या कहता है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या नहीं कर सका। डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है वो इनमें से किसकी व्याख्या नहीं कर सका? चेक करो बेटा, गैसीय आयतन का नियम, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। कौन से नियम की व्याख्या नहीं कर सका? आप आंसर बताइए। पता चल गया होगा नहीं आपको? भाई इसकी भी व्याख्या करी उसने, इसकी भी करी, इसकी भी करी, इसकी नहीं करी। गैलो-सैक का जो गैसीय आयतन संबंधी नियम था, हाँ, जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत इस नियम की व्याख्या नहीं कर सका। बात समझ में आ गई होगी आपको? चलिए आगे चलते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सीमाएं, लिमिटेशंस। हाँ, जॉन डाल्टन का सिद्धांत है उसके अंदर क्या क्या कमियां रह गई थी उसके बारे में हम बात कर रहे हैं बेटा। ध्यान से देखो, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में निम्नलिखित प्रमुख कमियां हैं। पहला पॉइंट देखो, भिन्न पदार्थों के परमाणुओं का एक दूसरे से भिन्न होने की व्याख्या ना कर पाना। मतलब मैंने जो अभी बताया था आपको, ये जो सोडियम है, ये जो सोडियम का एटम है और ये मैग्नीशियम का एटम है, समझ रहे हो बात को? ये किसका? मैग्नीशियम का एटम। तो ये एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, अलग अलग बिहेव करते हैं। ऐसा क्यों होता है? इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। भाई सोडियम का एटम मैग्नीशियम के एटम से अलग है, द्रव्यमान में भी, आकार में भी और गुणों में भी। तो वो क्यों है, इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर सका। फिर से पॉइंट पढ़ो। हाँ, भिन्न पदार्थों के परमाणु भिन्न भिन्न तो है, अलग अलग ही तो है, परमाणुओं का एक दूसरे से भिन्न होने की व्याख्या ना कर पाना। दूसरा पॉइंट देखो बेटा, दूसरा पॉइंट, समान या भिन्न तत्वों के परमाणु, चाहे सेम एटम हो चाहे डिफरेंट एटम हो, परमाणु परस्पर संयोग क्यों करते हैं? भाई कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करता है और क्या बनाता है? CO2 बनाता है। तो ये कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया क्यों करता है? क्यों आपस में रिएक्ट करने की नीड हुई? क्यों कार्बन का एटम ऑक्सीजन के एटम से आपस में क्रिया कर रहा है? इस बात को भी वो एक्सप्लेन नहीं कर सके। और आगे देखिए बेटा ध्यान से, तीसरा पॉइंट, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु संयोजकता और भार की दृष्टि से भिन्न भिन्न क्यों होते हैं? मतलब दो एटम्स हैं, एक कार्बन का और एक मान लीजिए सोडियम का, तो इनकी जो वैलेंस है, इनकी जो संयोजकता है वो अलग क्यों होती है? इनके भार, द्रव्यमान अलग अलग क्यों होते हैं? इस बात को भी ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकी। और क्या नहीं कर सकी भाई थ्योरी है, और क्या इसके लिमिटेशंस हैं? चौथा पॉइंट, परमाणु परस्पर किस प्रकार के बलों द्वारा बंधे होते हैं? मान लीजिए कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है तो CO2 बनाता है, तो ये जो CO2 बन रहा है इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच कौन सा बल लग रहा है? किस फोर्स से जुड़े हैं आपस में? कौन सा अट्रैक्शन था जिसकी वजह से इन्हें जुड़ना पड़ा? इस बात को भी एक्सप्लेन ये नहीं कर सका। आगे देखो, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में क्यों नहीं रह सकते जबकि अणु रह सकते? भाई ऑक्सीजन का एटम तो हमें मुक्त अवस्था में मिल जाता है, जबकि कार्बन का एटम हमें मुक्त अवस्था में नहीं मिलता। सिंगल एटम एग्जिस्ट नेचर में नहीं करते। जैसे हाइड्रोजन H, हमें हाइड्रोजन H की फॉर्म में नहीं मिलता, हमें हाइड्रोजन किस फॉर्म में मिलता है? H2 की फॉर्म में मिलता है। मतलब भाई जो सिंगल एटम है वो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते, मुक्त अवस्था में नहीं रह सकते, जबकि अणु मुक्त अवस्था में रह सकते हैं। तो इस बात को भी ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकी।
और क्या नहीं कर सकी, इसे भी देखिए बेटा। हाँ, यह सिद्धांत गैलिलियो के गैसीय आयतन संबंधी नियम को नहीं समझा सकी। ये जो थ्योरी थी वो गैसीय आयतन के नियम के बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे सकी। क्लियर है बात? पोस्टुलेट लिमिटेशन समझ में आ गई इसकी। चलिए अब बात करते हैं जॉर्ज डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में संशोधन, मॉडिफिकेशन ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, मॉडिफिकेशन ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। हाँ, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में संशोधन। परमाणु से संबंधित कुछ नई खोजें जब एटम्स के अंदर नई खोजें हो गई, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की, तो क्या हुआ, आदि की खोजें होने के बाद डाल्टन के मूल परमाणु सिद्धांत में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए, जो कि निम्न प्रकार है। जब इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन की एटम के अंदर खोज हो गई तो कुछ इनके अंदर सुधार किया गया। वो क्या क्या सुधार किया गया उसे देखते हैं। ध्यान से देखो, पहला पॉइंट बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट है, परमाणु अविभाज्य नहीं है। उन्होंने कहा था ना कि हर किसी भी तत्व का जो परमाणु होता है वो अविभाज्य होता है, इंडिविजुअल होता है, उसको डिवाइड नहीं कर सकते, उसको तोड़ नहीं सकते। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हो गई तो कहा गया कि जो परमाणु होता है वो तो डिविजुअल होता है, उसे तो तोड़ा जा सकता है। किसके अंदर? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर। आप जानते हो जो एटम्स की संरचना होती है वो कुछ ऐसी होती है, जिसके अंदर सेंटर जो होता है वो नाभिक होता है, नाभिक। और नाभिक में क्या होता है बेटा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और ये जो वृत्ताकार कक्षा है, ये जो वृत्ताकार कक्षा है, इस वृत्ताकार कक्षा में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। इस वृत्ताकार कक्षा में क्या करते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। यानी कि परमाणु भी मिलकर बनता है, किनसे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अन्य कणों से, जैसे मेसान, पॉजिट्रॉन, एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो और भी अदर्स कणस होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। फिलहाल तो जो मेन पार्टिकल्स है, जो मूल परमाणु है, उनकी बात कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात? हाँ, जो परमाणु होता है ना वो अविभाज्य नहीं होता है, यानी कि उसको विभाजित किया जा सकता है। किसके अंदर बेटा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के मुख्य घटक हैं, मेन कंपोनेंट्स है, मेन अवयव है। यानी कि कोई भी एटम किन से मिलकर बनेगा? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनेगा। तो अगर कोई चीज किसी से मिलकर बन रही है तो उसको उसमें तोड़ी भी जा सकती है। तो जो एटम्स है ना, हम जानते हैं एटम्स के अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इसलिए हम परमाणु को तोड़ सकते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के अंदर। क्लियर है बात? बहुत अच्छे। इनके अतिरिक्त परमाणु में अन्य कण भी पाए जाते हैं भाई, इनके अलावा भी पाए जाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, पाई मेसान पाया जाता है, न्यूट्रिनो पाया जाता है, एंटी न्यूट्रिनो पाया जाता है, हाँ, और पॉजिट्रॉन पाया जाता है। तो और भी कण पाए जाते हैं। यहां पर आप देख रहे होंगे, ये मैंने दिखा रखा है, ये सेंटर है जिसे हम बोलते हैं बेटा नाभिक। और यहां पर ये होती है कक्षा। कक्षा में क्या रिवॉल्व करते हैं? कौन घूमता है बेटा? इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन, समझ रहे हो? कौन घूम रहे? इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो ये एटम की एक संरचना है। एटम्स के नाभिक के अंदर बेटा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि कक्षाओं के अंदर क्या कौन घूमते रहता है? इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। क्लियर है बात बेटा? बहुत अच्छा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, एक ही तत्व के परमाणुओं के, बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है भी, एक ही तत्व के परमाणुओं के परमाणु भार भिन्न हो सकते हैं। उन्होंने कहा था कि भाई समान परमाणुओं के जो परमाणु होते हैं वो परमाणु भार में भी समान होते हैं, आकार में भी समान होते हैं। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि एक ही तत्व के जो परमाणुओं के परमाणु भार है ना वो भिन्न हो सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन कितने समस्थानिक है बेटा? 3, 1h1, 1h2, 1h3। ये है परमाणु क्रमांक। ये क्या है? परमाणु क्रमांक। ठीक है, मैं इसको यहां दिखा देता हूं अच्छे से। सिंबल ध्यान से देखना, अगर कोई एक्स सिंबल है तो यहां जेड और यहां ए। ए क्या है बेटा? परमाणु भार। और जेड क्या है? परमाणु क्रमांक। परमाणु भार मतलब परमाणु द्रव्यमान भी बोल सकते हो।
अब आप जानते हो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है बेटा, एक तो 1H1, एक 1H2 और एक 1H3, ये 3 समस्थानिक है। इनमें आप देखोगे कि एटम सेम है, हाइड्रोजन का ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, लेकिन परमाणु भार अलग अलग है। इसका परमाणु भार 1 है, इसका परमाणु भार 2 है, इसका परमाणु भार 3 है। तो एक ही एटम के परमाणु भार अलग अलग हो सकते हैं। ये बात पता चली जब समस्थानिक की खोज हो गई। क्लियर है बात? बहुत अच्छे। नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा, समस्थानिक जरूरी हाइड्रोजन के होते हैं, ऑक्सीजन के भी होते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, 16, 8, 17, 8, 18। Cl के भी होते हैं बेटा, Cl का एक होता है 35 और Cl का एक होता है बेटा 37। ठीक है, कार्बन का भी होता है, कार्बन का भी होता है, कार्बन का 12, 13, 14। तो एक ही तत्व के परमाणु भार क्या हो सकते हैं? अलग अलग हो सकते हैं। एक ही तत्व के अंदर जो एटम्स है ना, उनके परमाणु भार अलग अलग हो सकते हैं, जबकि वो कह रहे थे कि एक ही तत्व के परमाणु के जो हमेशा भार होंगे वो समान होंगे। क्लियर है बात? बहुत अच्छे। और आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भार समान हो सकते हैं। उन्होंने कहा था कि जो अलग अलग तत्वों के जो 2 परमाणु होंगे वो परमाणु भार में भी अलग अलग होंगे और गुणों में भी अलग अलग होंगे। जबकि जब संभारिक की खोज हो गई तो पता चला अलग अलग तत्वों के परमाणु के भार भी क्या होंगे? समान हो सकते हैं। जैसे कैल्शियम और आर्गन में अगर आप देखो तो इनके जो परमाणु भार है वो समान है। संभारिक किसे कहते हैं बेटा? जिनके परमाणु भार तो अलग अलग हो और परमाणु क्रमांक समान हो। जबकि समस्थानिक किसे कहते हैं? जिनके परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन परमाणु भार क्या हो? अलग अलग हो। परमाणु क्रमांक समान, परमाणु भार अलग अलग तो समस्थानिक कहलाते हैं। और अगर संभारिक की बात करते हैं तो संभारिक भार समान होगा। अगर भार समान होगा तो परमाणु क्रमांक क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट पोस्टुलेट, आधुनिक नाभिकीय रसायन में बड़े परमाणु के नाभिक विखंडित होकर, जो बड़े एटम्स होते हैं उनके नाभिक विखंडित होकर छोटे परमाणुओं के नाभिक में तथा छोटे परमाणु के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर बड़े परमाणु बनाते हैं। ये कहा गया था कि जो एटम को हम तोड़ नहीं सकते और छोटे भाग में तोड़ सकते, तो तोड़ा भी जा सकता है और जोड़ा भी जा सकता है। जो बड़े एटम्स है वो टूट जाते हैं छोटे एटम्स के अंदर, और जो छोटे एटम्स है वो टूट जाते हैं बड़े एटम्स के अंदर, जुड़ जाते हैं और एक बड़ा एटम्स बना लेते हैं। क्लियर है बात? चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा, परमाणु सदैव एक सरल पूर्णांक अनुपात में ही संयोग नहीं करते। कहा गया था ना कि जब यौगिक बनता है तो जो तत्व के परमाणु होते हैं वो एक स्थिर अनुपात में संयोग करते हैं, सरल अनुपात में संयोग करते हैं। अब कह रहे हैं कि परमाणु सदैव सरल पूर्णांक अनुपात में संयोग नहीं करते। जैसे सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। कार्बन के कितने परमाणु यूज हो रहे हैं? 12। हाइड्रोजन कितने यूज हो रहे हैं? 22। और ऑक्सीजन कितने यूज हो रहे हैं? 11। में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों के परमाणुओं का अनुपात कितना है? 12:22:11। बताओ ये सरल है क्या? सरल कहां है ये? और यह सरल पूर्णांक अनुपात में नहीं है। इनके बीच सरल अनुपात नहीं है बेटा। बात क्लियर हुई? चलिए छठा पॉइंट देखो। छठा पॉइंट क्या कह रहा है? ध्यान से सुनना। रासायनिक अभिक्रिया परमाणुओं में जो केमिकल रिएक्शन होती है वो परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान द्वारा होती है। वो तो बता नहीं पाए थे कि क्यों आप एटम्स आपस में जुड़ते हैं। अब बताया जा रहा है जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उन केमिकल रिएक्शन में जो एटम्स के बीच है ना वो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के द्वारा यौगिक फॉर्म होते हैं, जिसके फलस्वरूप नए यौगिक बनते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं बेटा, मेरे पास सोडियम है तो क्या होने वाला है? सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो Na पे प्लस आएगा। Cl में क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन जाएगा तो Cl पे क्या आएगा? माइनस आएगा। अब इस Na प्लस और इस Cl माइनस के बीच क्या होने वाला है? एक आकर्षण होने वाला है जिसे वैद्युत स्थितिक आकर्षण बल बोलते हैं, जिसकी वजह से किसका निर्माण होगा? NaCl का निर्माण होगा और नया यौगिक बन जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर से ऐसा हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से ऐसा हो रहा है।
इसने डोनेट करा, इसने त्याग दिया, उसने ग्रहण कर लिया। इसने त्याग दिया तो उस पर प्लस आया, उसने ग्रहण करा तो उस पर माइनस आया, और माइनस और प्लस के बीच आकर्षण लगने लगा, जिसकी वजह से एक नया यौगिक NaCl का निर्माण हुआ। तो जो यौगिक बनते हैं वो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के कारण बनते हैं। बात समझ में आई होगी। डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।